हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 248 नॉट आउट में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर काफी ज्यादा लोग जो हैं डिवाइडेड हैं इस टॉपिक के ऊपर कि किसको नंबर 8 पर बल्लेबाजी या बॉल पर होना चाहिए भारत की टीम के अंदर। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि देखिए, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि नंबर 8 पर हमेशा एक वो प्लेयर होता है जिसकी प्राइमरी स्किल बॉलिंग होती है, और बेहतर हो मतलब वो हमेशा एडवांटेज होती है कि अगर वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले। तो मेनली मैं चाहूंगा कि एक बॉलर हो और वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, उसको हमेशा हमें नंबर 8 पर खिलाना चाहिए। लेकिन बॉलिंग उसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको ऐसा लगे कभी भी कि ये सिर्फ एक मेकशिफ्ट बॉलर है या एक जस्ट बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है जो थोड़ी बॉलिंग कर ले थोड़ी बैटिंग कर ले। वैसा नहीं होना चाहिए नंबर 8 पर, यानी कि क्योंकि वो आपका नंबर तीसरा या नंबर चौथा बॉलर होगा जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा। अगर आप उनकी बॉलिंग की एबिलिटी से अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सिर्फ उसकी बैटिंग की वजह से, तो ये आपको ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट मैच के अंदर या किसी टफ टीम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भारतीय टीम के अंदर ये नंबर 8 को लेके इतना फर्क क्यों हो रहा है, क्यों इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, या क्यों आप मेन बॉलर को बिठाकर किसी ऐसे टेम्पररी बॉलर या किसी ऑर्डिनरी बॉलर को आप खिला रहे हो। तो देखिए, वैसे मुझे लगता है जो 8 9 10 11 है वो एक टीम की जो बॉलिंग की जो रीड होती है वो होते हैं चार बॉलर। तो अभी जो भारत जो एशिया कप में खेला है, अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव, ये तीन मेन बॉलर थे। और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा इनके ऑलराउंडर थे। तो जो नंबर 4 पे जो यानी नंबर 8 पर जो बॉलर है उस पर हमने कभी अक्षर पटेल तो कभी शार्दुल ठाकुर को खिलाया। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनकी बॉलिंग में वो धार आपको नहीं दिखाई देगी, स्पेशली अगेंस्ट टॉप टीम। अक्षर पटेल जो कि काफी ज्यादा टाइम से भारतीय टीम बने हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बड़े मैच में या बड़ी टीम के अगेंस्ट उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित नहीं की है। और सेम शार्दुल ठाकुर के साथ है कि वो अपनी बॉलिंग में जो है आपको विकेट तो लेके देते हैं, लेकिन वो आपको जो है इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं कभी कभी कि आपको लगता है कि शायद उनके विकेट लेने का उतना फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और उतने ही वो इनकंसिस्टेंट हैं अपनी बैटिंग के साथ। तो क्या आपको शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल को खिलाने से कोई फायदा होगा या नहीं, ये हमें आगे जाकर ही पता चल पाएगा। अब देखिए, मैंने ये कुछ आपके लिए डेटा तैयार किया है कि इसमें इतना इश्यू क्यों होता है। अब अक्षर और शार्दुल ठाकुर को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं बाकी जो भी बॉलर्स भारत के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे बॉलर्स हैं, जो भी मेन बॉलर्स हैं, उनको बैटिंग करनी नहीं आती। चाहे आप वो चहल को ले लें, चाहे आप मोहम्मद शामी को ले लें, या आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले लो, या फिर आप अर्शदीप सिंह को ले लो, या आप राहुल चहर को ले लो, या फिर आप रवि बिश्नोई को ले लो। तो इस वजह से इन दोनों को वो एडवांटेज मिला हुआ है। तो क्या, लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि एक नंबर 8 पर एक थोड़ी सी बैटिंग एबिलिटी वाले बंदे को खिलाने के लिए हमें अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्योंकि जब भारत जो है 2017 में कुलचा को लेकर आया था, कुलदीप और चहल को, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद, तो तब हम यही बोलकर लेकर आए थे कि मिडल ओवर्स में हमारे पास जो गेंदबाज हैं वो विकेट नहीं ले रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, दूसरी टीम जब अगर शुरू का स्पेल निकाल लेती है बॉलर का, तो वो काफी भारी पड़ते हैं और वो काफी तेजी से रन बना पाते हैं। और स्पिनर्स के ऊपर एक ज्यादा दबाव बन जाता है अगर वो विकेट टेकिंग ऑप्शन ना हो। तो जब हम 2017 में कुलचा को लेकर आए तो वो बैटिंग तो तब भी नहीं जानते थे, ना ही हमारे पास बॉलर्स को बैटिंग आती थी। लेकिन तब हमारे को कभी भी ये फील नहीं हो गया हमें नंबर 8 पर बैटिंग चाहिए। उसका एक कारण ये था कि जो हमारे टॉप थ्री थे पहले, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों इतने स्प्लेंडेड फॉर्म में थे, शायद अपने बेस्ट फेज में थे करियर के, कि हमें नीचे के बल्लेबाजों की भी कभी कभी बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई। कभी क्रंच गेम्स में जब हमारे टॉप ऑर्डर फेल होता था तभी हमें लगता था कि नंबर 4 का बल्लेबाज होना चाहिए या नंबर 5 का होना चाहिए। अदरवाइज हमें तो 4 की भी कमी उतनी ज्यादा नहीं खली। और अगर आप देखेंगे तो 2019 का वर्ल्ड कप भी हमने बिना प्रॉपर नंबर 4 के बल्लेबाज के हमने खेला था और हम सेमीफाइनल तक पहुंचे भी। तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये जो तीनों हैं, शिखर धवन तो टीम में ही नहीं रहे, और रोहित शर्मा और विराट कोहली उतनी प्राइम फॉर्म में नहीं है या उतनी कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारे टॉप ऑर्डर फेल होता है, फिर मिडल ऑर्डर भी प्रेशर में आता है। और फिर नंबर 7 8 पे जब हमारे को लगता है कि 30 रन चाहिए, 35 रन चाहिए, और नंबर 8 पर जब हमारा बल्लेबाज जो वो होता है तो वो रन नहीं बना पाता, तो इस वजह से क्या लगता है कि 8 पर अगर बल्लेबाजी हो तो ये टारगेट हम चेस कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम प्रॉपर बॉलर को हटा के नंबर 8 पर बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश करेंगे, तो जो 30 35 हमें अभी चाहिए तो सोचो 60 70 रन चाहिए हो। क्योंकि जब आप एक मेन बॉलर या टेम्पररी या मेकशिफ्ट बॉलर खिलाते हैं या फिर एक ऑर्डिनरी बॉलर खिलाते हैं तो वो रन भी तो आपको ज्यादा देगा। और अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली रन लीक करते हैं। तो अब हम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं नंबर 8 के बारे में,
जबकि इसके चक्कर में हमने शामी को ड्रॉप कर दिया, चहल को ड्रॉप कर दिया, अश्विन को ड्रॉप कर दिया। तो जरूर ये मतलब कि टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है नंबर 8 पर एक बैटिंग ऑलराउंडर की वजह से। अब हम देखते हैं कि बाकी टीम जो हैं, जो अदर टॉप टीम्स हैं, उनके नंबर 8 पर कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। देखिए, पैट कमिंस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सैम करन खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, केशव महाराज खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, उसमें काइल जेमिसन खेले न्यूजीलैंड के लिए। फहीम अशरफ या शादाब खान खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। और वेल्लाल की जो भी एशिया कप हुआ है श्रीलंका में, उसमें वेल्लाल के खेलते हैं श्रीलंका के लिए। तो अगर आप इन 6 प्लेयर्स की प्राइमरी स्किल देखेंगे, और अगर आप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब मेन बॉलर्स हैं अपनी टीम के लिए। कमिंस, करन, केशव महाराज, जेमिसन, फहीम अशरफ, शादाब खान और वेल्लाल के। इनकी बल्लेबाजी चाहे अच्छी हो या ना हो, देखिए लकीली ये सब ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर ये विकेटें लेना बंद कर देंगे, तो शायद इनकी टीम में इनकी जगह नहीं बनेगी इनकी बैटिंग की वजह से। लेकिन यही काम अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर का हो रहा है। वो विकेट नहीं ले रहे, या ऑर्डिनरी बॉलर हैं, या एक्सपेंसिव पड़ते हैं, विकेट टेकर्स नहीं है, कैप्टन का बार बार नहीं जा सकता। तो इस वजह से भी, लेकिन वो अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत रन बना देते हैं, इस वजह से वो टीम में बने हुए हैं। अगर आप देखें कि क्या इशू हो सकते हैं अगर हम अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर खिलाते हैं, तो एक, हमें विकेट टेकिंग ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को खिलाने के लिए, जैसा कि एशिया कप में हमने शामी को बाहर बिठाया इनको खिलाने के लिए। अब अक्षर जो है बहुत ही ज्यादा वीक, या मैं कहूंगा कि पजल्ड हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं जैसे ही कोई लेफ्ट हैंडर आ जाता है। और वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट कैप्टन भी बोलते हैं ओपनली कि जो वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नहीं अच्छी बॉलिंग कर पाते। और ऐसा हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा भी है। जब साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच था, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम, क्योंकि वहां पर 5 लेफ्ट हैंडर थे। शार्दुल के साथ इशू ये है कि वो विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी तब जब दूसरी टीम के एवरेज बैटर्स खेल रहे होते हैं, ना कि टॉप बैटर। अगर टॉप बैटर्स खेले और टॉप टीम से अगर अगेंस्ट खेलना पड़े, तो हो सकता है कि शार्दुल की धुनाई बहुत ज्यादा हो जाए। अब चौथा इशू जो है यहाँ पर, वो ये कि अगर हम केवल 3 फ्रंटलाइन विकेट टेकिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप होते हैं, तो जो बाकी जो ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, पांड्या, जडेजा और अख्तर या शार्दुल जो भी खेल रहा है, और अगर मान लो उनमें वो विकेट नहीं ले पा रहे, तो इन तीनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा कि इनको विकेट निकालनी होगी, और फिर कैप्टन को इनके ओवर मिडिल ओवर में यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि डेथ ओवर की एक कमी हो जाएगी। तो ये जो है बैलेंस आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। और एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा हमेशा से कुलदीप यादव के ऊपर कि उनको विकेट निकालनी है। और जैसा कि मैंने बोला कि विकेट टेकिंग ऑप्शन जब कम हो जाता है, तो क्या होगा कि जो 2017 के चैंपियंस फाइनल, अगर आपको याद होगा, जब बुमराह को विकेट नहीं मिली फकर जमान की या जो भी और ओपनर थे, और जब हमारे फास्ट बॉलर विकेट नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने हमारे स्पिनर्स को एक यूटिलाइज किया, उनको कैचिंग किया, और काफी रन बनाए, और 50 ओवर में 350 के आसपास का टारगेट उन्होंने हमें दिया था। तो जो कि एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि जब आप 350 चेज कर रहे हैं फाइनल जैसे गेम में, तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस होती है, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेल हो जाते हैं उसको चेज करने में। तो कहीं ऐसा ही कोई रिपीट आपको, मैं ये नहीं कह रहा हर मैच में आपको देखने को मिल सकता है ऐसा, लेकिन अगर किसी एक करंट मैच में अगर आपको देखने को मिल गया, तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये बैकफायर कर सकती है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, और ये शायद आपका टूर्नामेंट का सफर भी एंड कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक जो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच भारतीय टीम अपना रही है, रादर देन आपको सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच से आपको एग्रेसिव अप्रोच लेके चलनी चाहिए। आपको 7 नंबर तक जो आपका जडेजा तक का ऑर्डर है वो खिलाना चाहिए, और 4 आपको प्रॉपर बॉलर खिलाना चाहिए। नहीं है तो नहीं है, आपको ये 7 बैटर्स को जिम्मेदारी देनी है कि भाई 50 ओवर तुम्हें ही बैटिंग करनी है, तुम्हें रन बनाने हैं, चाहे चेस करना है, चाहे टारगेट सेट करना है। हमें इन 4 से रनों की उम्मीद नहीं करनी, इन 4 की प्राइमरी जॉब विकेट लेने की है, हम 7 की प्राइमरी जॉब रन बनाने की है। हमें सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच की नंबर 8 पर हम बैट्समैन खिला लेते हैं, वो 15 रन बना देगा, 20 रन बना देगा, हमें वो ना सोचकर हमें 2 से 3 विकेट लेने वाला बॉलर खिलाना चाहिए। और जो हमारे बेस्ट 4 इस समय बॉलिंग ऑप्शन है, वो है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव, जिससे कि आपको मिडल ओवर में भी अच्छे अटैकिंग ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रंट पे भी आपको अच्छे अटैकिंग ऑप्शन मिलेंगे, और डेथ में भी आपको डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट मिलेंगे बॉलिंग करने के लिए। और भारत एक फोर्स होगा जो कि किसी भी टीम को अपने टाइम पर, अपने दिन पर आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों, मेरा था ये टॉपिक के ऊपर टेक। अगर आपका टेक कुछ डिफरेंट है, या आप सिमिलर टेक रखते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग 48 नॉट आवर।